हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपसभापति महोदया जी, आपने भाषण निराशावाद से शुरू किया और वहाँ स्वर उसकी समाप्ति पर भी था, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हो पाऊंगी। मैं सोचती हूँ कि देश में आज उत्साह का वातावरण है। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आशा की लहर दौड़ रही है। मैं समझती हूँ कि भारत स्वतंत्रता के बाद प्रगति की ओर बढ़ने और तेजी से बढ़ने के लिए आज जितना कटिबद्ध है उतना पहले कभी नहीं था। हमारी राह में बहुत सी बाधाएं हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये श्रमिकों की समस्याएं, जातियों की समस्याएं, भाषी समस्याएं ऐसी हैं जिनका सामना विश्व के प्रत्येक अमीर देश को नहीं करना पड़ा था? क्या शांति और व्यवस्था का मामला ऐसा है जो केवल भारत के सामने ही है? क्या अमेरिका या विश्व के किसी भी अन्य देश को इसका सामना नहीं करना पड़ रहा है? हम जब इन प्रश्नों से टकराएं तो हमें यथार्थवादी होना चाहिए। व्यापारी समुदाय को यह सीखना है कि वह अपने ही राष्ट्र की छवि धूमिल न करें। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता से मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसारव्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से और तथा सिकंदर हरकुलिस से। सभापति महोदय, ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दिल अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। भाइयों और बहनों, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहाँ की बोलियां की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं
को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह देश एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वालों को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी क्षमता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरो कर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मणियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से न तो अलग है और न हो सकता है और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य घटना है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त हैं, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं, इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रही हैं, पर सब में एक ही शुद्ध सुंदर स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। माननीय उप मंत्री महोदया जी, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजार थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। माननीय मंत्री जी, आपने हमारी निजी क्षेत्र की साख गिराने की निंदा की है। क्या मैं आपसे अनुरोध करूं कि आप पिछले वर्षों के उन तमाम भाषणों जो दिए गए हैं जिन्हें सुनना पड़ा है देखा जाए, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की निंदा की गई, क्या आपको यह नहीं लगा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का अपना योगदान है और हमारे देश को सार्वजनिक क्षेत्र ने ही यह ढांचा दिया है जिसके कारण हम अपनी रक्षा कर पाए हैं और हमारे देश को और आप सबकी निजी क्षेत्र की सहायता कर पाए हैं। आम यह न भूल जाएं कि निजी क्षेत्र इसलिए आगे बढ़ पाया है कि सरकार ने उसे संरक्षण दिया है, उसकी सहायता की है। अगर सरकार ने भिन्न नीति अपनाई होती तो वह आज उस आधार का निर्माण नहीं कर सकता था जो उसने किया है। इसलिए आपको और हमको अपनी समस्याओं को देश के व्यापक तर
परिप्रेक्ष्य में देखना है। स्टॉप।